नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको भारत के इतिहास की उस विशेष धारा में ले चलने जा रहा हूँ जहाँ से आधुनिक भारत की राजधानी दिल्ली ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। लेकिन जो दिल्ली आज भारत का दिल है, वो एक समय महज एक साधारण व्यापारिक नगर थी। क्या आप सोच सकते हैं कि वो शहर जिसे आज आप संसद, राष्ट्रपति भवन और ऐतिहासिक इमारतों का शहर कहते हैं, वो कभी न तो प्रसिद्ध था और न ही शक्तिशाली। चलिए हम इतिहास की गलियों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे दिल्ली 12वीं से लेकर 15वीं शताब्दी तक एक सामान्य बस्ती से एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गई। 12वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में दिल्ली का नाम इतिहास में पहली बार प्रमुखता से तब आता है जब इसे तोमरस ने बसाया। तोमरस ने इस क्षेत्र में शासन किया और धीरे धीरे इसे एक व्यापारिक केंद्र बना दिया। यहीं से व्यापारिक मार्ग गुजरते थे, यहीं से सिक्के ढाले जाते थे और यहीं मंदिर बनाए गए। इसका मतलब ये है कि दिल्ली अब धीरे धीरे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही थी। इसके बाद दिल्ली पर चौहान वंश का शासन हुआ। चौहानों ने दिल्ली को और अधिक समृद्ध बनाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौर में दिल्ली अभी भी एक व्यापारिक केंद्र ही थी, यह कोई राजनीतिक राजधानी नहीं थी। लेकिन परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी थी और जल्द ही दिल्ली भारत के इतिहास के केंद्र में आ खड़ी होने वाली थी। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़ा बदलाव आया। तुर्क आक्रमणकारी और मध्य एशिया से आए योद्धा भारत में प्रवेश कर चुके थे। इन्हीं में से एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक गुलाम थे, पर एक ऐसा गुलाम जो इतिहास में सुल्तान बना। 1206 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और यहीं से दिल्ली का असली राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। धीरे धीरे अलग अलग वंशों ने दिल्ली की गद्दी संभाली। पहले आए गुलाम वंश यानी स्लेव और ममलुक डायनेस्टी, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और अंत में लोदी डायनेस्टी। ये सभी शासक अलग अलग रूपों में दिल्ली को मजबूत, विस्तारित और स्थायित्व देने की कोशिश करते रहे। लेकिन सवाल उठता है, हमें इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? विद्यार्थियों, उस समय की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं फारसी भाषा यानी पर्शियन में लिखी गई तवारीख से। तवारीख का अर्थ होता है इतिहास। इन पुस्तकों को दरबारी लेखक, सचिव, कवि और प्रशासक लिखा करते थे। पर ध्यान रहे, ये लेखक गांवों से नहीं बल्कि शाही दरबारों से जुड़े होते थे और उनकी लेखनी अक्सर सत्ता को खुश करने के उद्देश्य से होती थी। उन्होंने शासन के आदर्श रूप की बात की, जिसमें जन्म आधारित श्रेष्ठता और पुरुष प्रधान समाज की कल्पना की गई थी। उनका मानना था कि शासक का शासन न्याय पर आधारित हो, लेकिन वही न्याय केवल कुलीन वर्ग के लिए था। आम जनता, स्त्रियां, किसान, उनके जीवन की सच्चाइयां इन किताबों में बहुत कम दिखती है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ उस युग की सबसे साहसी महिला से, रजिया सुल्तान। 1236 ईस्वी में जब सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया दिल्ली की सुल्तान बनी, तब इतिहास ने कुछ नया देखा। वो न केवल शासन करने में सक्षम थी, बल्कि उन्होंने बहुत साहस और विवेक के साथ निर्णय लिए। परंतु उस समय समाज स्त्रियों को शासन करते हुए देखना स्वीकार नहीं करता था। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने तो यहाँ तक लिखा कि अगर कोई महिला पुरुष नहीं है तो उसे शासन का अधिकार कैसे मिल सकता है। यह वाक्य उस युग की मानसिकता को दर्शाता है। लेकिन रजिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सिक्कों पर सुल्तान की पुत्री के रूप में पहचान दर्ज कराई। क्या आपने कभी सोचा है, शासन के लिए एक महिला को खुद को बार बार साबित क्यों करना पड़ता है? ये प्रश्न आज भी प्रासंगिक है। खिलजी और तुगलक वंश के सुल्तानों को जब इतना बड़ा साम्राज्य संभालना पड़ा, तो उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने गुलामों को प्रशासक और सेनापति बनाया। इन गुलामों को कहा जाता था बंदगान। ये गुलाम केवल लड़ाई के लिए नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किए जाते थे। चूंकि ये शासक पर निर्भर होते थे, इसलिए वे ज्यादा वफादार माने जाते थे। लेकिन यही व्यवस्था आगे चलकर अस्थिरता का कारण भी बनी। जब नया सुल्तान गद्दी पर बैठता, तो वही गुलाम और अधिकारी उसके प्रति उतने वफादार नहीं रहते। सत्ता के साथ वफादारी नहीं, व्यक्ति के साथ वफादारी थी। अब हम चर्चा करेंगे एकता प्रणाली की। सुल्तान अपने अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप भूमि देते थे, जिसे इक्ता कहा जाता था। उस क्षेत्र के अधिकारी को कहा जाता था मुक्ति। मुक्ति का काम होता था उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, किसानों से कर वसूलना और सैनिकों का वेतन देना। पर ध्यान दीजिए,
ये अधिकार किसी के परिवार में स्थायी नहीं होते थे। सुल्तान जब चाहे बदली कर सकता था। इस पूरी प्रणाली की निगरानी के लिए सरकार ने अकाउंटेंट्स नियुक्त किए जाते थे, जो देखते थे कि मुक्ति तय सीमा से अधिक कर तो नहीं वसूल रहा। दिल्ली सल्तनत की शासन प्रणाली मुख्यतः कर प्रणाली पर आधारित थी, जो राज्य की आर्थिक नींव मानी जाती थी। सल्तनत ने अपने शासनकाल में विभिन्न प्रकार के कर लगाए थे, जिनका उद्देश्य राजकोष को भरना और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था। इनमें सबसे प्रमुख कर था खराज, जो कृषि भूमि पर लगाया जाता था। ये कर किसानों की फसल का लगभग 50% तक होता था और यह सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत माना जाता था। इसके अलावा कैटल टैक्स भी लिया जाता था, जो पशुपालन करने वालों से वसूला जाता था। साथ ही मकान कर यानी हाउस टैक्स भी प्रचलन में था, जो लोगों के घरों पर लगाया जाता था। इन आर्थिक करों के अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत में धार्मिक आधार पर भी कर वसूले जाते थे। जकात एक धार्मिक कर था, जो मुस्लिम व्यापारियों और संपन्न मुसलमानों से दान के रूप में लिया जाता था, जिसका उपयोग गरीबों और समाज कल्याण के कार्यों में किया जाता था। इसके अलावा गैर मुस्लिम नागरिकों से जजिया नामक टैक्स वसूला जाता था। यह एक तरह का सुरक्षा कर था, जिसे देने के बाद उन्हें मुस्लिम सेना में भर्ती से छूट मिल जाती थी। अंत में खुम्स भी एक विशेष प्रकार का कर था, जो युद्ध में लूटी गई संपत्ति या खनिजों आदि से प्राप्त आय का 5वां हिस्सा था, जिसे राज्य के खजाने में जमा किया जाता था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की टैक्स प्रणाली बहुस्तरीय और व्यवस्थित थी, जो कृषि, पशुपालन, मकान, धर्म और युद्ध जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आय अर्जित करती थी और शासन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण सीमित था। वो घने जंगलों और दूरदराज के इलाकों पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकी। बंगाल, दक्षिण और दक्षिण भारत जैसे क्षेत्र कुछ समय के लिए जीते गए, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गए। स्थानीय सरदार अक्सर विद्रोह करते थे और अपनी रक्षा के लिए किले बनवाते थे। 1219 ईस्वी में मंगोल नेता चंगेज खान ने जब ट्रांसोक्सियाना पर हमला किया, तो उसका असर भारत पर भी पड़ा। दिल्ली पर भी बार बार मंगोलों के आक्रमण हुए, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन में। इन आक्रमणों से निपटने के लिए शासकों को एक विशाल स्थायी सेना रखनी पड़ी, जो आर्थिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था। तुगलक वंश के पतन के बाद सैयद और लोदी वंश आए, लेकिन उनका शासन उतना मजबूत नहीं था। इसी दौरान नए समूह उभर कर आए, जैसे अफगान, राजपूत और अंततः शेर शाह सूरी। शेर शाह ने एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की, जिसमें भूमि मापन, कर निर्धारण और सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी गई। बाद में मुगल सम्राट अकबर ने इसी प्रणाली को और आगे बढ़ाया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली ने एक साधारण नगर से निकलकर भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक, प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बनने तक का सफर तय किया। ये केवल शासकों की गाथा नहीं है, यह आम किसानों, सैनिकों, गुलामों, स्त्रियों और इतिहासकारों के संघर्ष और योगदान की कहानी भी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन विचार, व्यवस्था और न्याय की भावना समय से परे जीवित रहती है। अगली बार जब आप दिल्ली की गलियों में चलें, तो वहाँ की हवाओं में उस इतिहास की गूंज को महसूस कीजिए, क्योंकि वहाँ कभी रजिया चली थी, खिलजी की सेना दौड़ी थी और तुगलक ने अपनी नियति को चुनौती दी थी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।